इन गेस्ट का वेट बाकायदा 1 साल से होता रहा है. वी आर लकी टू हैव हिम. मैं चाहूँगा कि कुछ रिकॉर्ड्स जो हैं इनके वो मैं आपके साथ शेयर करूँ. तो ही इज़ द प्लेयर जिन्होंने 6000 फास्टेस्ट रन्स टू 6000 किए हैं एंड ही शेयर्स दैट रिकॉर्ड विद हाशिम आमला. उसके बाद अगर बात कर लें तो मोस्ट 50s इन T20 क्रिकेट बाय एन एक्टिव प्लेयर, 36 50s हैं. मोस्ट फोर्स इन T20, मतलब आजकल स्टैट्स की बातें होती हैं तो मोस्ट फोर्स जो हैं T20 इंटरनेशनल में वो हमारे इन गेस्ट ने हिट किए हैं. उसके अलावा हाईएस्ट 50s इन 9 कंसेक्यूटिव इनिंग्स इन ऑल फॉर्मेट्स, ये भी है. और इसके अलावा बेतहाशा अवार्ड्स, रिकॉर्ड्स, मतलब कि अगर बात करना शुरू करें तो पूरा पॉडकास्ट उसमें निकल जाएगा. क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी इन्होंने विन किया हुआ है और इसी वजह से इनके फैंस इनको किंग कहते हैं. ऑल्दो इन्होंने अपने फैंस से रिक्वेस्ट की है कि भाई मुझे किंग ना कहा करो, मैं एक आम सा इंसान हूँ. लेकिन जब मैं इस तरह के रिकॉर्ड्स देखता हूँ तो मेरे मुंह से भी किंग निकलता है. वेलकम करते हैं बाबर आजम को. अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं. बाबर भाई बहुत लंबी लिस्ट थी और मैंने कोशिश की कि छोटा करके समराइज़ करके अपने व्यूअर्स के आगे लेकर आए लिस्ट. तो बाबर भाई इतना माशाल्लाह खूबसूरत करियर और इतनी यंग एज में, और अभी हम जब ये देखते हैं ना रिकॉर्ड्स, तो आप ज़्यादातर 1 पे हैं, कुछ रिकॉर्ड्स में आप 2 पे हैं, लेकिन जिन पे 2 पे हैं उनमें जो 1 पे हैं वो ऑलमोस्ट रिटायरमेंट के पास हैं. तो आपका तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह करियर भी ठीक ठाक पड़ा हुआ है. बाबर भाई बात शुरू करेंगे सबसे पहले गुड पैच. तो आपने बाकायदा देखा जब से हमने क्रिकेट देखना शुरू की आपकी, तो एक ज़बरदस्त पैच बाबर आजम करा और बहुत अर्ली टाइम पे, क्योंकि फास्टेस्ट 1000 2000 6000 वो आपके रिकॉर्ड हैं. दैट मीन्स कि आपने अर्ली में ही सब कुछ जो है वो उस तरह से स्कोर किया और रन्स किए, अर्ली अचीव किया. अभी आजकल ये बात होती है, 1-1.5 साल से बात हो रही है कि बैड पैच आ जाता है प्लेयर्स का. इंजी भाई ने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में रमीज़ राजा को ये जवाब दिया कि उन्होंने कहा ये बैड पैच आ जाता है और उसकी रीज़न ये है कि बाबर आजम ने ऐसा करियर खेला है कि लोगों को वो बहुत हाई याद है. तो जब हल्का सा भी नॉर्मल हो रहा है तो वो एक तो उससे खुद नहीं एब्जॉर्ब हो रहा और फैन से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा. तो और भाई ये बताएं कि इस बैड पैच, जिसको हम अब बैड पैच कह रहे हैं, इससे आप किस तरह कोप अप कर रहे हैं और किस तरह से इससे आप जो है वो निकल रहे हैं? देखें, जिस तरह आपने बात की है कि ये चीज़ें और ये टाइम हर प्लेयर पे आता है, आया भी है, पहले भी आया, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए आया, फिर बैक टू नॉर्मल हो गया. लेकिन इस बार कह सकते हैं कि थोड़ा सा लंबा चला गया, लेकिन कोशिश यही है कि उसको वापस लाया जाए. लेकिन उसमें यह है कि आपको अपने आप को पूरा अपने आप पे बिलीव रखना पड़ेगा, चीज़ों को सिंपल रखना पड़ेगा, अपनी जो प्रैक्टिस है उसको आपको नॉर्मल रखनी पड़ेगी. क्योंकि इस सिनेरियो में बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं कि मेरे ख्याल से ये चीज़ सही नहीं है, या ऐसे नहीं आ रहा, या वो ये चीज़ है मेंटल, फिज़िकल और टैक्टिकल भी. आपको कभी कभार ऐसे एडवाइजेस मिलते हैं कि वो कभी कभार आपको लगता है कि शायद ये ठीक नहीं, लेकिन उस दौरान अपने आप को जितना आप सिंपल रखेंगे, जितना अपने आप को नॉर्मल रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा. क्योंकि सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें जब आप सुनते हैं तो उसमें भी कभी कभार आप कंफ्यूज होना शुरू कर देते हैं, और कंफ्यूज होते होते आप जो चीज़ों को और एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं अपनी बेसिक्स से हट के. बिल्कुल. तो वो चीज़ मेरे ख्याल से आप जितना अपने आप को ईजी रखोगे, पुरानी चीज़ें, पुरानी वीडियोस को देखते रहोगे, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, जो आपका कोच है उससे आप बात करें, उससे आप डिस्कशन करें, तो ये चीज़ें फिर इजी हो जाती हैं. बिल्कुल बाबर भाई, हमने ये देखा है कि ऐसा नहीं हो रहा कि सिर्फ एक प्लेयर है जिसकी फॉर्म इन एंड आउट हो रही है. हमने ये देखा है कि ओवरऑल पूरी टीम ही 2023 एशिया कप के बाद से एक डाउन द हिल जा रही है. उसमें मैनेजमेंट बहुत चेंज हुई, कोचेस चेंज हुए, कैप्टन्स बहुत ज़्यादा चेंज आगे पीछे होते रहे, बड़े बड़े इवेंट्स आए और वो रिजल्ट्स उस तरह से नहीं आए. आपको लगता है कि अगर ये देखा जाए कि भी एक पर्टिकुलर प्लेयर की फॉर्म की वजह से जो है ये सारे मामलात हो रहे हैं, क्या ये तरीक़ेकार ठीक है, या आपको लगता है कि ओवरऑल पूरी टीम ने ही सफ़र किया इस अरसे में? क्योंकि जनरली हम सिर्फ आके उसी पे रुक जाते हैं. और वही इंजी भाई वाली बात मैं वापस करूँगा कि क्योंकि बाबर आजम ने इतनी आदत डाल दी थी हम सबको, इवन प्लेयर्स को. और सॉरी, मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करूँगा कि एक बड़ी फेमस बात हुई थी किंग कर लेगा. वो एक नेचर थी, एक फिनोमेना था प्लेयर्स का. वो इतने रिलैक्स थे कि यार जो भी होगा हमारा बाबर आजम कर लेगा. तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बाकी प्लेयर्स जो हैं उनकी भी वजह है कि हमारी टीम जो है वो इस तरह से होगी? ओवरऑल टीम गेम है ना ये एक. नहीं, मेरे ख्याल से ये
जो क्रिकेट है वो किसी एक बंदे पे नहीं होती, 11 के 11, और इवन के जो बाहर बैठे हुए हैं उनकी भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होती है। वो कितना प्रोएक्टिव है वो बहुत मैटर करता है। छोटी छोटी चीज़ें आपको जो अगर अंदर खेल रहे हैं, जो बाहर बैठे हैं वो बता सकते हैं, क्योंकि बाहर से देखना थोड़ा सा इजी होता है, अंदर खेलते हुए बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो ये टोटली टीम गेम है। कभी कभार देखें, आपका दिन होता है, आप कर जाते हैं, लेकिन हर दिन आपका एक जैसा नहीं होता। आपको डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं, डिफरेंट ओपोनेंट मिलती है, डिफरेंट कंडीशंस मिलती हैं। तो कभी कभार आपको फिर आप उस दिन नहीं करते, लेकिन दूसरा प्लेयर जो है उसको स्टेप अप करता है, वो कहता है आज मैं करूँगा, ऐसे करते हैं। फिर बॉलिंग में आ जाए, जो अगर आपके मेन 5 बॉलर हैं तो चारों या पांचों एक दिन अच्छी नहीं करेंगे, जिसमें 3 बुरा करेंगे और 2 अच्छे करेंगे, लेकिन उसके जो 3 वाले हैं वो 7 उसको जो है वो सपोर्ट करेंगे। सही है। तो बैटिंग में भी ऐसा ही है कि अगर आप पार्टनरशिप लगी है, आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एकदम बैक टू बैक विकेट गिरी हैं, फिर जो नए आए हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पार्टनरशिप लगाएं या उसको बिल्ड करें। तो ऐसे यही है कि जो जिसकी अगर हाँ ऑन द डे आपका अच्छा चल रहा है, आपका सीज़न बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो आपको अलग ही करके देगा हर मैच में। लेकिन उसमें फिर वो इसमें तभी होगा, वो एक साइड करेगा क्योंकि आपके साथ जो बैट्समैन खेल रहा है उसने भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है, आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट, आपको कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द बैटिंग, वो बहुत मैटर करती है। ये नहीं कि सिर्फ एक बंदा ही करेगा तो टीम जीतेगी। सही बात है। 11 के 11 की कंट्रीब्यूशन होती है। बिल्कुल ठीक है। और वही बात है ना कि बार बार एक ही नहीं कर पाएगा। और जाहिर है आपसे लोगों को इतना प्यार है, आपके फैंस हम देखते हैं। अभी लाहौर में मैच हुआ था पेशावर ज़ल्मी का, और रिव्यू लिया गया बाबर आजम के LBW का, और वो नॉट आउट निकला। और जब नॉट आउट निकला तो पूरे का पूरा लाहौर का क्राउड जो है उसने शोर मचाया। तो ये तो माशाल्लाह आपकी फ़ैन फॉलोइंग है। शायद यही वजह बाबर भाई के लोगों को वही बात है, आदत पड़ गई है वो सारा है। तो जब आप अपने फैंस को इस तरह देखते हैं कि यार मेरे फैंस को जो आदत थी वो मेरे से पूरी नहीं हो पा रही, तो आप प्रेशर में आ जाते हैं क्या? किस तरह से आप वो वाली चीज़ मेंटेन कर रहे हैं? क्योंकि फैंस तो आपके इस साल तो मुझे और ज़्यादा फैंस नज़र आए हैं। देखें, ये फैंस की वजह से ही फैंस ही इतना सपोर्ट करते हैं थ्रू आउट। मेरे ख्याल से ग्राउंड में जहाँ पे भी मिलते हैं वो सपोर्ट मिलती है, तो उससे कॉन्फिडेंस मिलता है। और बिल्कुल इस चीज़ का थोड़ा सा आपको प्रेशर भी होता है कि यार लोग आपको देखने आ रहे हैं, आप वैसी परफॉर्मेंस करें। हाँ, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि हर मैच में परफॉर्म किया जाए, हर मैच जीता जाए। लेकिन इन पार्ट ऑफ द गेम है, कभी आप अच्छा करते हैं, कभी आप बुरा करते हैं। तो जो इस तरह आजकल लोग थोड़े से मायूस भी होते हैं कि मेरी वैसी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, लेकिन उन सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अच्छे दिन भी आए हैं, बुरे भी आएंगे, ये लाइफ है। हाँ, देखें, ये लाइफ का हिस्सा है। लाइफ कभी एक स्टेबल नहीं चलेगी, नहीं, ये लाइफ में अप एंड डाउन्स चलते रहेंगे। उसमें आप अपने आप को कैसे रखते हैं, कि कितना अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, कितने आपके इर्द गिर्द लोग आपको कितना सपोर्ट करते हैं, मेरे लिए वो मैटर करता है कि आपने उठना कैसे है। देखें, उठना भी मैंने है, गिरना भी मैंने, लेकिन वो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं कैसे उठता हूँ और कितनी सपोर्ट है मुझे, कितना लोग प्यार करते हैं, तो वो मेरे लिए मैटर करता है। मुझे अल्लाह पे यकीन है कि इंशाल्लाह ज़रूर जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है उस पर उतरूँ। परफॉर्मेंसेज हो रही हैं, लेकिन वैसे ही जो लोग चाह रहे हैं वैसे इंशाल्लाह दोबारा होगी। इंशाल्लाह। बाबर भाई, कॉलिन मुनरो पोस्ट मैच में कहते हैं कि बाबर आजम जब आए क्रीज पे तो पूरा क्राउड बाबर बाबर वो कर रहा है। कहते हैं कि बहुत प्रेशर फील होता होगा, और हमने देखा है बाबर आजम को, तो मुझे लगता है आदत है इस चीज़ की कि वो इतनी सपोर्ट और वो मिलती है। तो आपको वो जो एक आवाज़ निकलती है क्राउड की, उससे आप कैसा फील करते हैं? क्या आपको हौसला देती है या आप थोड़ा प्रेशर में आ जाते हैं? देखें, नर्वसनेस थोड़ी बहुत होती है। ये नहीं है कि किसी भी टाइम पर आप कहें कि यार किसी भी प्लेयर को जब अंदर जाता है या बैटिंग करने जाता है या बॉलिंग करते हैं, थोड़ी सी नर्वस चीज़ होती है। उसमें आप अपने आप को, ये है कि थोड़ा सा अपने आप को ब्रीदिंग थोड़ी सी, एक आधे 2 बॉल लेते हैं या 3-4 बॉल लेते हैं तो आपको बैक टू नॉर्मल होते हैं। सही है। लेकिन उसमें ये है कि अपने आप पे जितना कंट्रोल, इमोशंस कंट्रोल करें जितना भी, क्योंकि उस दौरान बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं दिमाग में। बैटिंग टाइम आप, अगर मैं बैटिंग कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही होंगी, पिच कैसा होगा, बॉलर क्या करेगा, पहला बॉल बहुत क्रूशल होता है, तो उसमें आपको कंसंट्रेशन बहुत रखनी पड़ती है। फिर जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि आवाज़ें भी आती हैं, तो वो उससे कॉन्फिडेंस भी मिलता है, उससे आपको बूस्ट भी मिलता है। लेकिन वो सारी चीज़ों को अपने आपको थोड़ी देर के लिए बंद करके आपको सिर्फ बॉल पे फोकस करना पड़ता है। उसके बाद फिर आप बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं, और उसके बाद फिर आप जो आपकी गेम है वो आप करते हैं। बिल्कुल ठीक है बाबर भाई। T20 वर्ल्ड कप 2024 पूरा पाकिस्तान ऑब्वियसली चाहता था कि हम वो वर्ल्ड कप जीतें, और कुछ इवेंट्स ऐसे हो गए, स्टार्ट ही इतना अजीब सा हो गया कि वो एक मैच तो धुल गया, बारिश हो गई,
तो बिल्कुल ही चांस ख़त्म हो गया ना आगे तक जाने का। उसमें यूएसए के साथ मैच था, ऑब्वियसली पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया को पता था रिजल्ट क्या आएगा, ऑल्दो हम सुपर ओवर तक भी चले गए और बाबर आजम ने डिसीजन लिया कि मोहम्मद आमिर को बॉल दी जाएगी। और जब तक हम वो स्टैट्स देखते हैं तो 4 ओवर सब ने जो बॉलर्स ने किए थे तो सबसे बेहतर नंबर्स भी मोहम्मद आमिर के ही थे। तो क्या वजह थी, क्या डिसीजन की वजह थी, ये पूरा पाकिस्तान जानना चाहता है, क्योंकि आपके पास नसीम और शाहीन की भी ऑप्शन थी। देखिए उस दौरान जो है वो आप अकेले डिसीजन नहीं करते, कोच, कप्तान और जो मैनेजमेंट है वो सारे आपके पास यहाँ आपके पास आते हैं कि ये ऑप्शन है, जो बेस्ट ऑप्शन होती है। जो उस दौरान हमें बेस्ट ऑप्शन लगी हमने उस पर बैक किया और उस दौरान हमने वो चीज़ डिसाइड की थी। चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 साइम अयूब वाज द पार्ट ऑफ इट और एक मिसहैप हो गया जिसकी वजह से चेंजेस बहुत ज़्यादा करनी पड़ गई टीम में। तो मैं 2-3 एक्सपर्ट से बात कर चुका इस बारे में। मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा कि आखिर एक ओपनर जाते हैं तो उसकी जगह ओपनर्स नहीं आते बल्कि बाबर आजम को कहा जाता है कि आप ओपन करें और बाबर आजम कर भी लेते हैं। तो मुझे ये बताएं कि क्या इससे आपकी गेम में कोई फ़र्क पड़ा, क्योंकि डेफिनेटली जो ओपनिंग की रोल है वो डिफरेंट है, जो वन डाउन का रोल है वो डिफरेंट है, और वन डाउन में जो बाबर आजम ने 50 ओवर्स में करके दे दिया पाकिस्तान को वैसा किसी ने भी नहीं किया। ये ज़रा बताएं। देखें वो मेरे ख्याल से ये मैनेजमेंट और कप्तान की जो थी बात या सिलेक्शन वो तो मेरे ख्याल से वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मुझसे यही उन्होंने डिमांड की थी कि हमारे पास जो है वो सेकंड ओपनर नहीं है, तो हम चाह रहे हैं कि हमारा बेस्ट प्लेयर जो है वो ओपन करे। बिल्कुल उसमें थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं जब आप कंसिस्टेंट एक नंबर पे खेल रहे होते हैं वनडेज में स्पेशली, तो वो नंबर्स चेंज में थोड़ा सा जो है वो ऑलमोस्ट देखें इतना मसला नहीं हो, लेकिन माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। नया बॉल आपको थोड़ा सा वैसे नहीं है, आपको बाहर बैठ के पता लग जाता है कंडीशन क्या है। जब आप अपने नॉर्मल नंबर पे खेल रहे हैं तो आपने जब ओपन जाना है तो आपको नए सिरे से शुरू करना है, तो मेरा माइंडसेट थोड़ा सा ही बना था, लेकिन इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा। सही है, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि उससे पहले इतने मैचेस हुए हैं कि मैं पहले ओवर में अंदर चला गया। ज़्यादातर यही हुआ कि मैं पहले दूसरे ओवर में, भाई ने भी यही बोला था, हाँ पहले दूसरे ओवर में अंदर चला गया, तो वो मेरे ख्याल से उनको ये लगा कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो फिर वही है कि उसमें मेरा नहीं, टीम की जो रिक्वायर्ड थी, जो टीम मैनेजमेंट या कप्तान चाह रहा था वो मैंने किया। उसमें मेरा पर्सनल कोई ना, अगर मेरा पर्सनल होता तो मैं अपने नंबर पे खेलता। बिल्कुल। और बाबर भाई ये भी है ना कि देखें आकिब जावेद ने ये बोला था कि जो पिच है वो पिचेस इस तरह की हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। जो वन डाउन या जब आप जिस टाइम पे आप आते हैं तो जो बिहेवियर पिच का होता है, तो बाबर इतना अच्छा प्लेयर है कि वो मैनेज कर लेगा। तो आपको नहीं लगता बाबर भाई कि ये मैनेज करने वाली अप्रोच की बजाय अगर हम एक फुल टाइम ओपनर जैसे इमामुल हक पर बाद में आ गए थे, अगर उसी टाइम पे डिसीजन ले लिए जाते तो आपके लिए बेहतर होता? सर मैं यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर भी है। अब फिर वो सिर्फ एक बंदे के लिए टीम नहीं होती। मेरा मानना है उन्होंने उस टाइम पे डिफरेंट माइंडसेट होगा उनका और डिफरेंट थॉट्स होंगी, जिस तरह आपने बताया कि भाई ने भी कहा था कि हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, तो वो उस दौरान उनकी वो सोच थी। मेरे ख्याल से दूसरा ओपनर होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह फ़खर अनफिट हो गया तो क्या हुआ कि हम टोटली मेंटली भी मेरा हाँ वो टोटली ये हो गया कि हमारे पास ओपनर ही नहीं है, तो वो वहाँ पे भी हम थोड़ा सा फंसे हैं। तो वो अगर दूसरा ओपनर होता तो थोड़ी सी आपको कुशन मिल जाता, बैकअप मिल जाता। हाँ तो वो फिर ये है कि इतने टूर्नामेंट में आप 2 नए ओपनर से जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि मेरा ख्याल है अनलकी हो गया जो हुआ और गुजर गया। इंशाल्लाह आगे आ रहा है T20 वर्ल्ड कप 2026, उस पर देखेंगे। बाबर भाई ज़ल्मी का स्क्वाड, अच्छा स्क्वाड, एक्साइटिंग प्लेयर्स, मतलब वर्ल्ड रिनाउंड प्लेयर्स, और कोर वही ज़ल्मी की जो कोर हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग कोर आ रही है। रिजल्ट्स जो हैं वो उस तरह से नहीं आए, लेकिन कुछ मैचेस में ज़ल्मी ने ऐसी परफॉर्मेंस दे दी कि रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। 120 रन का जो है वो डिफरेंस से हराया। तो ओवरऑल आप ज़ल्मी के इस साल के स्क्वाड को किस तरह से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है कि कमियां क्या रह गई आपके ख्याल से? जब हमने ये स्क्वाड सेलेक्ट किया था, हमने अपनी पूरी वर्किंग करके कम्बिनेशन देख के हर प्लेयर को सामने रखते हुए हमने सेलेक्ट किया कि इस कंडीशंस में कौन सा बॉलर या कौन सा बैटर हमें सूट कर सकता है। तो हमने वो उसको पिक किया, कम्बिनेशन बनाया, और जब सीज़न स्टार्ट हुआ तो हमने जो हम पहले 2 मैचेस में हमने डिफरेंट कम्बिनेशन से गए और डिफरेंट फिर दूसरे मैचेस में हमने जो विनिंग हमें मिला उसमें भी आप देख लें कि हमने अच्छी क्रिकेट खेली। बिल्कुल।
लेकिन मेरा मानना है कि हम कंसिस्टेंट वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। ये नहीं कि सिर्फ एक या दो शोबे, हम तीनों शोबों में हम कंसिस्टेंट वो चीज़ नहीं कर रहे। हम कभी बैटिंग में लैप्स कर रहे हैं, कभी बॉलिंग में कर रहे हैं, और स्पेशली फील्डिंग बहुत मैटर करती है। वो उस चीज़ में हम बहुत लैग कर रहे हैं, और इस बारी हम जो चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। सही है। जिस पे हमने किया, हमने डोमिनेट किया। पॉजिटिव बहुत चीज़ें हैं। हमारा जो यंग लॉट है या जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। जितने भी हमारे लोकल प्लेयर हैं वो काफ़ी अच्छा टैलेंट है, वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, काफ़ी अच्छे उन्होंने मैच में जो है वो कंट्रीब्यूशन किए हैं। कुछ ऐसे प्लेयर जो बाहर बैठे हैं वो भी आउटस्टैंडिंग है। तो जितने भी बाहर प्लेयर बैठे हैं वो सब ये वो वाले प्लेयर हैं कि जो किसी भी टाइम कहीं भी खेल सकते हैं। लेकिन क्या है कि कम्बिनेशन मैटर करता है, जो टीम को रिक्वायर्ड है, किस टाइम, किस कंडीशंस में, किस ओपोनेंट के अगेंस्ट क्या कम्बिनेशन जाएगा, तो वो बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। और हम ये भी देख रहे हैं कि हमेशा पेशावर ज़ल्मी से कुछ प्लेयर्स ऐसे आते हैं जो फिर पाकिस्तान में भी आ जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस की बेस पे। डोमेस्टिक का बैकग्राउंड भी सारा होता है। इस साल हम देख रहे हैं कि अली रज़ा, फिर उसके बाद समद की भी एक डोमेस्टिक में कंट्रीब्यूशन रही है। हारिस जो हैं वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पिछले सालों से कंपेयर करें तो। इन प्लेयर्स को आप किस तरह से देखते हैं, आगे पाकिस्तान सर्किट में नज़र आ रहे हैं आपको? बिल्कुल। देखें, ये हमारा यंग ब्लड है, यूथ हमारी, और इमर्जिंग प्लेयर्स हैं। हारिस तो इमर्जिंग नहीं है, वो तो बड़ा हो गया है। बड़ा हो गया। वो तो काफ़ी देर से खेल रहा है, तो मेरे ख्याल से वो भी पाकिस्तान टीम में आया है, लेकिन उसको परफॉर्मेंस जो है वो और अच्छी देनी पड़ेगी। अब्दुल समद भी अभी नया नया कि उसको भी थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा ऊपर वाली क्रिकेट के लिए, क्योंकि ऊपर वाली क्रिकेट में आपको जो है वो बहुत कम आपको लूज बॉल मिलते हैं, या बहुत कम आपको जो है वो इजी बॉलिंग मिलती है। सही है। आप इंटरनेशनल खेल रहे हैं, आपको उसी तरह ही अपने आप को रेडी करना पड़ेगा। अली रज़ा देखें, वो एक ऐसा टैलेंट है कि वो खेल सकता है, लेकिन उसको भी थोड़ा सा और टाइम जो आहिस्ता आहिस्ता हुआ कि तैयार करना पड़ेगा इंटरनेशनल के लिए। वो ये ऐसा है कि वो लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के लिए खेल सकता है। तो ये यंगस्टर यही हैं जो आगे जाके पाकिस्तान को सर्व करेंगे, लेकिन उसमें ये है कि उसको उनके लिए अपॉर्चुनिटी है ये कि यहाँ पे अपने आप को और मनवाएं, अच्छी परफॉर्मेंसेस दें। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, बहुत गेम अवेयरनेस लाएं यहाँ पे, क्योंकि यही चीज़ यही ऑलमोस्ट इंटरनेशनल सारे प्लेयर्स हैं, सारे जो हैं वो टॉप के प्लेयर्स हैं, टॉप की बॉलिंग है, टॉप के बैट्समैन हैं, तो उनके अगेंस्ट जितना अच्छा करेंगे उतना उनको एक्सपीरियंस होगा। हुसैन तलत भी बड़े अच्छे जा रहे हैं इस साल हम देखा, और पेशावर ज़ल्मी के साथ एक अरसे से खेल रहे हैं, आपके साथ एक अरसे से खेल रहे हैं, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इधर हो। उनको एज ए टैलेंट किस तरह से देख रहे हैं? डू यू थिंक ही इज़ रेडी फॉर द पाकिस्तान ऑलराउंडर स्लॉट, क्योंकि वो बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी वो होल्ड कर लेते हैं? सर मेरे ख्याल से इसको बहुत पहले आ जाना चाहिए था, और आया भी था, लेकिन उसको कंसिस्टेंट खेलना चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल से कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उसके लिए या उसकी बैटिंग के लिए बहुत ज़रूरी थी, जो उस टाइम उसमें नहीं थी, अब ये, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया जी। अब बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स हैं, आप उसको वैसी परफॉर्मेंसेस करनी पड़ेंगी। ऑलराउंडर की डिमांड बहुत है अब, तो अब डिमांड वैसी, आपको वैसी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग बैटिंग करनी पड़ेगी और बॉलिंग करनी पड़ेगी, जो मैच विनिंग साइड पे होगी, तो वो अब वो करनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी किसी के लिए देखें, दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है। जो अच्छा परफॉर्म करेगा, सब जो हैं वो सिलेक्टर, पीसीबी सब देख रहे हैं, सबकी मॉनिटरिंग हो रही है, सब देख रहे हैं कि कौन अच्छा टैलेंट है। सही है। अपॉर्चुनिटी है, अवेल करना आप पे, तो सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान को एक प्लेयर मिला जिसने नंबर 1 बड़ी देर तक होल्ड करके रखा, तकरीबन हर फॉर्मेट में, और ऐसा प्लेयर मिला जिसके बारे में लेजेंड्स जो हैं, विव रिचर्ड्स हो गए, इंजी भाई हो गए, मुश्ताक अहमद हो गए, जितने लेजेंड्स हैं ज़्यादातर उन्होंने हमेशा उनको बैक किया। जो थोड़ी बहुत बुरी परफॉर्मेंसेज आई तो उसको बैड पैच कहा और कहा बाहर बड़े प्लेयर पे आता है। लेकिन इसके साथ हम कंट्रास्ट में देखते हैं कि कुछ प्लेयर्स, हमारे फॉर्मर प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी करते रहे, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ पे क्रिटिसिज्म। तो बाबर भाई, क्या आपको जब आप फॉर्मर प्लेयर्स, बड़े बड़े प्लेयर्स को देखते हैं, कोई 10 में से 1-2 ऐसे नेगेटिव बात कर रहे हो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ना लग रहा हो आपको, तो क्या वो आपको असर करता है? आपकी मेंटल हेल्थ को वो तंग करता है, या आप समझते हैं कि कोई बात नहीं यार, ये भी गुजर जाएगा? देखें, जब भी कोई क्रिकेटिंग चीज़ पे करता है तो वो
आप देखते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन जब आपको पर्सनल अटैक किए जाते हैं ना, तो वो फिर थोड़ा सा जो आपको ना अजीब लगता है कि यार क्रिकेट